रहीम। आज हम लोग एक डिफरेंट किस्म का टॉपिक लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब आप सीए में एडमिशन ले लेते हैं तो सीए में मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं जिसको पास करके आप आगे प्रोसीड करते हैं। तो पहले इनिशियल लेवल होता है जिसमें आप एएफसी में एडमिशन लेते हैं, जिसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कम्पिटेंसीज, शॉर्ट फॉर्म में एएफसी कहा जाता है। तो उसमें आप एडमिशन लेते हैं। उसके बाद उसके 4 सब्जेक्ट्स, अभी इस ईयर में आप 4 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें फंक्शनल इंग्लिश है, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बिजनेस कम्युनिकेशन है और क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स, QMS भी जिसको कहा जाता है। उसके बाद आप जब एएफसी लेवल क्लियर करते हैं तो आपको कैफ लेवल में आना पड़ता है। और कैफ लेवल को आप वैसे तो 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें कोर्सेज जो है वो टोटल 9 कोर्सेज हैं जो आपने पढ़ने हैं। और उन 9 कोर्सेज में जो सबसे मुश्किल तरीन कोर्स कहा जाता है आमतौर पे, वो अकाउंटिंग का कोर्स होता है, जिसको हम कैफ 1 भी कहते हैं या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो इस कोर्स के हवाले से हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि जितने हमारे स्टूडेंट्स इसको पास नहीं कर पाते फर्स्ट अटेम्प्ट में, या जो इससे डर रहे हैं कि वो कैसा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो उनको आइडिया मिल जाए कि ये कितना डिफ़िकल्ट है और इसको पास करना क्या उतना ही मुश्किल है जितना वो उन लोगों को कहा जा रहा है, या फिर इसको अगर हम एक तरीके से लेके चलें तो हम पास कर सकेंगे। तो इंट्रोडक्शन को थोड़ा शॉर्ट करते हैं और आगे मूव ऑन करते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं इसमें अपना दे दूं कि मैं कौन हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो। जी, मेरा नाम अब्दुल राफ़ी है और मैं एक सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं और पैक के साथ मैं 2019 से एसोसिएटेड हूं और इधर मैंने ज्वाइन किया था एज इंचार्ज रावलपिंडी कैंपस और वाइस प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहा था। यहाँ पर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन और आईटी के कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 100% पासिंग रेट के साथ चल रहे हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो इससे पहले पैक को ज्वाइन करने से पहले मेरा 14 ईयर्स का यूफोन के साथ कस्टमर सर्विसेज में हार्ड कोर किस्म का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ रोल्स में इंगेज रहा हूँ। उससे पहले बैंकिंग सेक्टर्स को भी 3 साल सर्व कर चुका हूँ और साइड बाय साइड मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरा मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है। साथ में इंट्रोडक्शन दे दें अपने कॉलेज का, एकेडमी का, जो जिसके साथ हम एसोसिएटेड हैं और जिसके वजह से हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। ये फर्स्ट एवर इंस्टीट्यूशन था जी जो कि जिसने सीए कराना शुरू किया और 1987 में अशफाक अहमद साहब ने इसकी बुनियाद रखी। ख़ुद भी वो सीए थे और जब उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि सीए करने में क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वो बाकी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और उन्होंने फिर इंस्टीट्यूट बनाया। उसको अब अल्हम्दुलिल्लाह 33 ईयर्स हो चुके हैं और इन 33 ईयर्स में हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं? हमारी अचीवमेंट्स हैं हमारा हाईएस्ट पासिंग रेट, हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स, मोस्ट मेरिट सर्टिफिकेट्स, और ये किस वजह से हमने अचीव किया? उसकी वजह थी कि हमारी सुप्रीम एक्सपीरियंस फैकल्टी थी जो स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके चलती थी, और बेस्ट टेस्टिंग सिस्टम था, जिसकी वजह से हम लोग इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर चले कि हमने ये हाईएस्ट पासिंग रेट्स और गोल्ड मेडल्स एंड सर्टिफिकेट अचीव किए। इसमें कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते रहे कि 38 गोल्ड मेडल्स हैं इन टोटल अभी तक पैक के पास, और 138 मेरिट सर्टिफिकेट्स हैं, जो कि जैसे मैंने बताया कि किसी भी इंस्टीट्यूट में हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स और मेरिट सर्टिफिकेट है। क्योंकि पैक जो है वो सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ा दिया जाए और उनको वो नॉलेज इनकलकेट कर दिया जाए और उनकी टेस्टिंग कर दी जाए और बस दैट्स इट और उनका काम ख़त्म हो गया। यहाँ तक हम लोग नहीं रुकते। हम ये फोकस करते हैं कि एक स्टूडेंट हमारे पास जब आता है तो वो हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इस तरह से भी निभाते हैं कि हम उसकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी करते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ वेबिनार्स अरेंज करना जो है ये खासा है पैक का,
और मुख्तलिफ वेबिनार्स इस हवाले से अरेंज कराए जाते हैं। तो जब वेबिनार्स अटेंड करते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत मोटिवेट होते हैं और उनको उसमें ख़ास तौर पे ऐसे लोगों से इंस्पायर होते हैं जिनको उन्होंने अपने सामने देखा भी होता है और उनकी मिसालें उनके लिए ज़िंदा जिसको कहते हैं सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं। तो इसी हवाले से हम लोग आज दावत दे रहे हैं शाहिद महमूद साहब, जो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के और भी सब्जेक्ट्स इस्लामाबाद में पढ़ा रहे हैं और इनका माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उससे पहले हम लोग शाहिद साहब को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं बताता चलूँ कि हमारे प्रिंसिपल कौन है और वो किसकी लीडरशिप में हम यहाँ तक पहुँचे। तो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं मिस्टर मोहम्मद फारूक बलोच साहब, जो कि लीड कर रहे हैं पैक इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों को एट द मोमेंट। ही इज़ अ पीएचडी स्कॉलर विद 18 years ऑफ हार्डकोर टीचिंग एक्सपीरियंस और पाकिस्तान की मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ा चुके हैं अकाउंटिंग और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स। करंटली वो लीडिंग रोल में है, हमारे साथ प्रिंसिपल हैं और हमारी पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। अब आते हैं शाहिद महमूद साहब की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत रिनाउंड टीचर हैं और बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं और अकाउंटिंग का कोई भी कोर्स हो तो लोग सीख करते हैं शाहिद साहब की एडवाइस। शाहिद साहब ने सीए में किया हुआ है और अप्लाई किया हुआ है टू बी ए मेंबर, तो वो फिर एसीए में भी हो जाएंगे। 10 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन को, मुख्तलिफ लीडिंग अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अकाउंटिंग के हवाले से और बहुत डिफरेंट तरीका है इनका पढ़ाने का, जिस वजह से ये स्टूडेंट्स में बड़े मशहूर भी होते हैं। स्टूडेंट्स इनकी तारीफ भी इस हवाले से करते हैं कि बहुत ही फ्रेंडली वे, बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये टीचिंग करते हैं और ये इनका डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग और इनका लाइवली वे ऑफ टीचिंग लीड करता है इनके सक्सेस स्टोरी की तरफ, जो जहाँ पर अब ये पहुँचे हुए हैं और जिसकी वजह से इनकी जो सक्सेस रेट है, पासिंग रेट है, वो बहुत अच्छी है। तो चलते हैं शाहिद साहब की तरफ। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुल साहब। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं सर? सर असल में टीचर जो होता है उसे हमेशा खुश ही रहना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि टीचर इंस्पायरेशन है स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर टीचर ही तो हर टाइम गुस्से में होगा तो स्टूडेंट्स उनसे लर्न नहीं कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट को टीचर को बहरहाल एक अच्छे खुशगवार मूड में ही होना चाहिए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा जवाब है। अच्छा सर, जो सवाल अक्सर हमसे स्टूडेंट पूछते हैं और जो लोग सीए करना चाहते हैं वो भी इस हवाले से बहुत परेशान, जैसे ही वो अकाउंटिंग का नाम सुनते हैं वो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं यार इसमें अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ये स्टूडेंट्स इतना टफ क्यों समझते हैं अकाउंटिंग को? क्या इसमें क्या ऐसी खास बात है कि अकाउंटिंग टफ सब्जेक्ट है? अब्दुल रफी साहब, असल में इस सब्जेक्ट की अवेयरनेस मैटर करती है इसके आंसर में। बेसिकली जब बच्चे फर्स्ट टाइम में लाइक सीए में आते हैं और सीए में आके अकाउंटिंग की तरफ मूव करते हैं, कैप में पहला सब्जेक्ट कैप लेवल का पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो उन्होंने पहले जस्ट इसके बारे में सुना हुआ होता है। लाइक जो बच्चे मेडिकल से इस तरफ आना चाह रहे होते हैं या इंजीनियरिंग से इस तरफ आना चाह रहे होते हैं, तो उन्होंने सुना हुआ होता है कि अकाउंटिंग जो है वो जस्ट लाइक मैथमेटिक्स टाइप की कोई चीज है। तो वो इससे थोड़ा सा घबराए हुए भी होते हैं कि यार इसके लिए तो जो है वो मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है या ये तो बहुत ज्यादा टफ है, समझ में नहीं आती। मैं इसको अगर बड़े शॉर्ट सा समझाना चाहूँ तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब भी कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें उस सब्जेक्ट की फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज से फेमिलियर होना पड़ता है।
ताकि हम उस सब्जेक्ट में यूज हुई हुई टर्मिनोलॉजीज को समझ सकें। तो यहाँ पे आप जब भी कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी टर्मिनोलॉजीज, उसके अंदर जो डेफिनेशंस हैं, उसके अंदर जो कंसेप्ट हैं, सबसे पहले उनका समझना जरूरी होता है। क्योंकि जब ये चीजें समझ में आ जाती हैं तो फिर इसी की बेस पे हम उस सब्जेक्ट को आगे फर्दर लेके आगे मूव करते हैं फर्दर। तो लोगों में ये एक मिसकंसेप्शन है कि अकाउंटिंग जो है वो बड़ा एक टफ सब्जेक्ट है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप मैट्रिक के अंदर कोई बच्चा साइंस सब्जेक्ट उठाता है तो वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है, तो डेफिनेटली वो उसके लिए नए होते हैं, मुश्किल होते हैं। लेकिन अब वो मैट्रिक वाले बच्चे जब आगे एसएससी में मूव करके आते हैं तो वो बहुत सारी चीजें वो पढ़ते हैं जो उन्होंने इससे प्रीवियस स्टडीज में पढ़ी हुई होती हैं, तो उन्हें मुश्किल नहीं लगती। इसी तरीके से जब बच्चे यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट टाइम वो अकाउंटिंग से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो उन्हें यार ये नई नई टर्मिनोलॉजीज हैं, नई नई डेफिनेशन हैं, तो वो बच्चे इसलिए थोड़ा सा उससे घबरा रहे होते हैं। हालांकि घबराने वाली बात नहीं होती, वो टर्मिनोलॉजीज अभी आपके लिए नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एक दो वीक आपके गुजरते हैं तो आप उनसे फेमिलियर हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए समझना उन्हें आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अकाउंटिंग पढ़ने के लिए कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है कि जी मैं बोलूं कि आपने आई.कॉम या बी.कॉम किया है तो आप अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं, या आपने एफएससी और प्री मेडिकल किया है तो आपके लिए अकाउंटिंग मुश्किल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे बच्चों के लिए एक जैसी ही है और आसान है, ये मुश्किल नहीं है। थैंक यू शाह साहब, बड़ा ही कम्प्रिहेंसिव जवाब था इस सवाल का। अच्छा, इसमें एक और सवाल जो पूछा जाता है हमारे से वो ये कि कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कितना टाइम हमें सब्जेक्ट को देना पड़ता है डेली बेसिस पर इसको पास करने के लिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, यानी आप 12-12, 14-14 घंटे पढ़ेंगे तो तभी पास होगा, या फिर कोई कम टाइम लगा के भी पास हो जाएगा? सर इसमें देखें, लोग फोकस करते हैं कि जी अकाउंटिंग के अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पैक में भी जब हमारे पास बच्चे इनरोल होते हैं और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम उनके साथ प्रॉपर एक जो है वो स्टडी प्लान शेयर करते हैं, और उसके अंदर जो टॉपिक्स का सीक्वेंस होता है वो इस तरह से रखा जाता है ताकि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे ये सब्जेक्ट आगे बढ़ता जाए तो ये कंप्रीहेंशन की तरफ जाए, ना कि हम शुरू में ही उसे बड़ा कंप्रीहेंसिवली एक्सप्लेन करें और बच्चे उससे घबरा जाएं कि ये क्या चीज आ गई है हमारे सामने समझने के लिए। तो इसमें जहां तक प्रैक्टिस की इन्वॉल्वमेंट की बात है तो हमारे यहाँ जो नॉर्मल प्रैक्टिस, मैं अपनी बात करता हूँ कि जो मैं फॉलो करता हूँ उसके अंदर ये है कि डेली बेसिस के ऊपर आप जो टॉपिक कवर करते हैं हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लास में भी करते हैं एज अ क्लास वर्क, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जो है वो बच्चों को कुछ क्वेश्चन घर के लिए दिए जाते हैं। अब वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि आप उसकी प्रैक्टिस में, अगर वो कंसेप्ट आपको बड़ा अच्छा समझ आ गया है तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको घर में होमवर्क के लिए दिए जा रहे होते हैं वो क्वेश्चन आप इजीली विद इन एन आवर कर लेते हैं। तो मतलब अगर आप क्लास वर्क कंप्लीट कर लेते हैं और आप 1 से 1.5 घंटा घर में जाकर पढ़ लेते हैं तो आपको इससे ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर नहीं है, क्योंकि कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं और एक सफिशिएंट लेवल पे आप प्रैक्टिस उसकी कर चुके हैं, तो ये इनफ है इस कोर्स को पास करने के लिए। अच्छा, मैं तो सर बड़ा मुश्किल समझ रहा था कि बहुत मुश्किल से क्लियर होगा, तो ये तो इसका मतलब है डेली का काम डेली करते रहे तो पास हो गए। यस सर, यही की टू सक्सेस है सीए के अंदर कि आप रोजाना का काम अगर रोजाना कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको फेल कर सकती, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। तो ये डेली का काम आप डेली करें कंसिस्टेंटली तो इंशाल्लाह पास हो टाइम। अच्छा, एक और सवाल सर जो कि हमारे टॉपिक से खास तौर पर रेलेवेंट है कि पहले अटेम्प्ट में कैसे पास करें। बहुत सारे लोग इस अकाउंटिंग की अटेम्प्ट्स बार बार लगाते रहते हैं और इवेंचुअली समटाइम्स सीए छोड़ देते हैं, समटाइम्स वो इसकी वजह से अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं।
तो पहली अटेम्प्ट में पास करने का क्या की वो है, की टू फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियरेंस, तो क्या ये बहुत डिफिकल्ट है फर्स्ट टाइम में करना? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम इसी चीज़ पे जो है वो लग जाता है, वो मल्टीपल टाइम्स आईटीए का कोर्स अटेम्प्ट करते हैं, और सीए में सबसे ज़्यादा वो समझते हैं कि जी ये आईटीए 1 और आईटीए 2 जो आगे 2 कोर्सेज आएंगे यही मुश्किल है, या फिर आगे FR1 FR2 इनके बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया जाए? सर इसमें इस तरह से है कि अकाउंटिंग को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना मुश्किल नहीं है, हाँ चैलेंजिंग जरूर है। चैलेंजिंग इस तरह से है कि आप लोगों ने जो है नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो एफएससी के बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, तो उनके जहन में एक कोई स्कीम ऑफ स्टडी होती है कि एफएससी में कि जनाब हम पूरे साल के एंड में जाके जो लास्ट में 2-3 मंथ्स बचते हैं उसमें जाके हम लोग मेहनत करेंगे और हम पेपर्स में अपीयर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ आपका सेमेस्टर ही 6 मंथ्स का होता है, और उसमें से भी क्लासेस की बात की जाए तो तकरीबन आपकी 4.5 मंथ की कोचिंग क्लासेस होती हैं, जो बच्चे ने कोचिंग क्लासेस लेनी होती हैं। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स अगर तो उसी एटीट्यूड के साथ आते हैं कि उसी एटीट्यूड में स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हम लोग जो है वो स्टार्ट में जो है वो क्लास के साथ साथ काम ना करें, और उसके बाद जब सेशन खत्म हो जाता है और उन बच्चों को आखिर में हम लोग पूरा 1 मंथ देते हैं ताकि वो खुद से भी उसे चीजों को रिवाइज कर सकें और प्रिपरेशन कर सकें। तो बच्चों का प्लान होता है कि उस 1 मंथ में जाके जो है वो हम लोग चीजें प्रिपेयर करेंगे, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं होता। क्योंकि रीजन ये होती है कि अगर आप क्लास के साथ साथ काम नहीं करते हैं तो आपको जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो ड्यूरिंग रेगुलर क्लासेस तो टीचर अवेलेबल होता है, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई, कहीं पे कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन है आपका, क्यूरीज है आपकी, तो टीचर क्लास में अवेलेबल होता है, आप उसी टाइम पे जो है उससे ठीक कर लेते हैं। लेकिन आफ्टर क्लासेस क्या होता है कि आफ्टर क्लासेस बच्चे जब 1 मंथ में फ्री किया जाता है तो अब वो टीचर अवेलेबल तो है, लेकिन टीचर आप अपने घर पे हैं, आप टीचर से पूछने के लिए आते नहीं हैं, और फिर उस टाइम पे आप पे बर्डन आ जाता है क्योंकि आपने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं उठाया हुआ होता। उस टाइम पे आपके पास इस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के साथ साथ 2 सब्जेक्ट और होते हैं। उस प्रेशर की वजह से जो है वो बच्चे लूज कर जाते हैं, वो उनसे कोप अप नहीं होता, चीजें कवर नहीं होती, फिर वो क्या करते हैं, वो सिलेक्टिव स्टडीज पे चले जाते हैं। तो ये सीए पेपर में सिलेक्टिव स्टडी तो है नहीं, या आप ये नहीं कह सकते हैं, बीइंग टीचर मैं नहीं कह सकता कि ये स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, आप इन स्पेसिफिक टॉपिक से जो है वो चीजें तैयार कर लें तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि सीए के अंदर जो पेपर आता है वो पूरे सिलेबस में से आई कैप एग्जामिन करता है चीजें, तो इसलिए आईटीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप थ्रू आउट योर सेशन, एकेडमिक सेशन, आप जो है वो रेगुलर क्लासेस लें, जितने आपके क्लास टेस्ट होते हैं, एज यू नो के टैग के अंदर हम जो बच्चों के क्लास टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो भी उन्हें पहले से कम्युनिकेट किए जाते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो उन डेट पे उन टाइमिंग में प्रॉपर टेस्ट में अपीयर हों, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है वो टीचर से डिस्कस करें, और एट द एंड जाके जो है फिर वो इस काबिल हो सकेंगे कि वो फुल फ्लैज लास्ट टाइम वो जो 1 मंथ है उस पर वो पूरा फोकस होके काम कर सकें और परफॉर्म कर सकें। तो अगर स्टार्टिंग से बचा पड़ता है तो कोई रीजन ही नहीं है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस पेपर को पास ना कर सके, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पेपर पास कर लेता है आसानी से। जी थैंक यू सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव जवाब था ये, और मेरा ख्याल है कि जो इस जवाब को सुनेगा वो बहुत अच्छे तरीके से पेपर भी अटेम्प्ट कर सकता है और बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी कर सकता है। अच्छा ये है कि जब अगर हम आईटीए क्लियर करना चाहते हैं, हमने प्रैक्टिस भी की और हमने क्लासेस भी रेगुलर अटेंड की, तो क्या हमें जो आईकैप की स्पेसिफाइड बुक है उसके अलावा भी कोई बुक्स यूज़ करनी चाहिए पेपर के लिए, या आईकैप की बुक सफिशिएंट है?
सर देखें, इसमें ऐसा है कि आई कैप के स्टडी टेक्स्ट जो हैं, असल में तो हमारे लिए गाइडलाइंस वो ही हैं, क्योंकि आई कैप ने उन स्टडी टेक्स्ट में आपका जितना भी सिलेबस है वो सारा सिलेबस विद एग्जाम्पल कवर कर लिया है। और प्लस साथ में जो क्वेश्चन बैंक है उसमें बच्चों की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी स्टिल जो है वो बच्चों को हम फर्दर प्रैक्टिस के लिए, एक तो आई कैप और का जो स्टडी टेक्स्ट है और क्वेश्चन बैंक है वो तो एसेंशियल है, उसे तो हमने इन एनी केस फॉलो करना ही करना है, उसे पढ़ना भी है और वहां से हमने प्रैक्टिस भी करनी है। प्लस इसके साथ आई कैप के पास पेपर क्वेश्चन जो हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन बैंक के अंदर उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, वो हम आई कैप के पास पेपर्स डाउनलोड कर ले लेते हैं और बच्चों को उन पास पेपर से जो है वो प्रैक्टिस कराते हैं। और तीसरे नंबर पे जो है बच्चों की बेसिक प्रैक्टिस के लिए, वो वेरी करता है फ्रॉम टीचर टू टीचर। हर एक टीचर ने बच्चों की बेसिक प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बनाए हुए होते हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बेसिक प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन जो है वो स्ट्रक्चर किए हुए हैं, वो मैं बच्चों के क्लास में प्रोवाइड करता हूं ताकि उन्हें कंसेप्ट डील करने में आसानी रहे। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो आई कैप के पास पेपर, असल में हमारा फोकस वही होते हैं, उन्हीं की बेस के ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं। और जो हमें थ्योरेटिकल पोर्शन जो रिक्वायर होता है वो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में अवेलेबल है। और साथ उसमें जहाँ पे हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, जहाँ पे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे होते हैं, तो वो फिर हम IFRS और IS जो बुक्स हैं वहां से हम लोग हेल्प लेते हैं ऊपर से। थैंक यू सो मच सर, ये भी बहुत ही मेरा ख्याल है सबके लिए हेल्पफुल होगा कि सिर्फ आई कैप की बुक से स्टडी कर लिया जाए तो इनफ होता है, और जो स्टैंडर्ड्स की बुक है वो भी अगर देख ली जाए साथ में। और आई थिंक फैकल्टी जो टीचर पढ़ा रहा होता है उस पर मेनली फोकस होता है कि वो क्या वे ऑफ टीचिंग लेके चल रहा है, तो उसको फॉलो कर लिया जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस। इसके साथ सर एक और सवाल जो आजकल के लिए टॉक ऑफ द टाउन वर्ड बना हुआ है, वो ये कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो हम पढ़ा रहे हैं पैक के अंदर और फिजिकल क्लासेस नहीं हो पा रही, तो इसके लिए ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है और हम जो है वो फिजिकल क्लासेस नहीं ले सक रहे, वो वाइट बोर्ड वाला सिस्टम नहीं है, तो क्या डिफरेंस है सर फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस में, कोई डिफरेंस है? सर अभी तक तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे कोई खास डिफरेंस फील नहीं हुआ, बल्कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनके अंदर मुझे बल्कि कुछ एडवांटेजेस भी नजर आए। लाइक अगर मैं आप वाइट बोर्ड की बात करें तो वाइट बोर्ड अवेलेबल है, आप बिल्कुल उसी तरह से उसे यूज कर सकते हैं जैसे आप फिजिकल वाइट बोर्ड यूज करते हैं। प्लस यहाँ पे आपके पास एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हम लाइक एक्सेल शीट यूज करके कैलकुलेशंस भी ऑन स्पॉट कर सकते हैं। हम वहीं से लाइक आपकी बुक्स हैं, सारे स्टूडेंट्स के साथ हम वहीं से शेयरिंग करके टॉपिक जो है वो सारे स्टूडेंट्स को इक्वली जो है उनके सामने होता है, हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे एक बात की जाती है आपके टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन की, कि नॉर्मली जो दूसरे कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफर कर रहे हैं, उनके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लें और जी नोट से प्रैक्टिस कर लें। लेकिन हमारी ये प्रैक्टिस नहीं है, हम लोग जो है वो प्रॉपर फिजिकल लाइक फिजिकल क्लासेस, हम प्रॉपर इंटरेक्टिव लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस ऑफर कर रहे हैं। तो वहां पे होता ये है कि लाइक अगर मैं अपनी स्क्रीन की बात करूं तो मेरी स्क्रीन पे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं उन बाय मतलब ऑनलाइन, मैं उनसे इंटरेक्ट कर सकता हूं और वो डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो उससे हमें भी पता होता है कि स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर एक चीज समझ रहा है, जहाँ पे उसे कोई प्रॉब्लम आती है वो वहीं पे क्वेश्चन करके पूछ सकता है कि जी ये चीज यहाँ पे सारे कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, मुझे समझा दें, तो हमारे लिए समझाना आसान हो जाता है। बल्कि अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस के एडवांटेजेस की बात करूं तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चों ने ये चीज भी शेयर की कि ऑनलाइन क्लासेस लेने का उन्हें ये भी फायदा हुआ कि जो टाइम उनका ट्रैवलिंग में गुजरता था वो भी टाइम उनका रिड्यूस हो गया, तो वो घर पे बैठ के इजीली क्लासेस जो है वो ले सकते हैं।
बाकी जैसे आप फिजिकल क्लासेस में लोग बच्चों को असाइनमेंट्स देते हैं, बच्चों को क्विजेस देते हैं और आपके क्लास टेस्ट देते हैं, सेम ऑनलाइन क्लासेस में भी यही कुछ हो रहा है। बच्चे जो है वो क्लास वर्क अपना कंप्लीट करते हैं और उसे अपलोड कर देते हैं, और हम लोग जो है बीइंग टीचर उसे चेक करके ग्रेड करके और उसे जो है वो बच्चों को रिटर्न कर देते हैं। तो अगर मेरे से पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो मैं बोलूंगा कि फिजिकल क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस सिर्फ उस टाइम तक है जब तक आपने फिजिकल क्लासेस नहीं ली। तो जब तक आपने फिजिकल क्लासेस नहीं ली तो आप सिर्फ लोगों की बातें सुन रहे हैं, फिजिकली उसे प्रैक्टिकली उसे एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो आप एक दफा अगर फिजिकल क्लासेस लेते हैं तो फिर आपकी एम्बिग्युइटी खत्म हो जाएगी कि फिजिकल ऑनलाइन क्लासेस जो है वो फिजिकल क्लासेस से किसी तरह से कम है। ऐसा नहीं है, ये दोनों सेम ही हैं। मुझे तो कोई खास डिफरेंस नहीं फील हुआ इसमें। अच्छा सर, एज अ टीचर मतलब दो एस्पेक्ट है ना, स्टूडेंट्स का आपने फीडबैक शेयर किया कि स्टूडेंट्स ने कहा कि जो उनका ट्रैवलिंग टाइम जो है वो बच जाता है। आपने एज अ टीचर क्या चीज़ इसमें एक्सपीरियंस की ऑनलाइन क्लासेस में और फिजिकल क्लासेस में दरमियान में, कि आप इंटरेक्टिव ज़्यादा, अच्छा आपका अपना ट्रैवलिंग टाइम भी बचता होगा डेफिनेटली। एक चीज़, और दूसरा ये कि मैं जो मेरे पास एक राय पहुंची वो ये कि एक स्ट्रेस जो ट्रैवलिंग के दौरान रहता है, वो रोड एक्सीडेंट्स का भी होता है, वो जिसको कहते हैं कि जब आप एक ट्रैफिक जैम में फंसते हैं तो वो एक मेंटल स्ट्रेस आप कैरी करते हैं, तो वो सारे स्ट्रेस भी इसमें कट डाउन हो गए एक किस्म के। वैसे ही अभी तो हमारी सबसे दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे लिए ये आसानियाँ हों। अभी करंट टाइम्स जिस तरह के चल रहे हैं उसमें अपॉर्चुनिटी ऐसी निकल जाए कि हम जो है वो बाहर निकल भी सकें। अभी तो यही रिकमेंड किया जा रहा है WHO की तरफ से कि आप घर में ही कन्फाइंड रहें। तो सर थैंक यू सो मच आपके प्रेशियस टाइम का और आपकी वैल्यूएबल एडवाइसेस का। आपने इतना टाइम दिया हमें अपने बहुत ही मसरूफ टाइम में से, तो इंशाल्लाह फिर भी आपको तंग करते रहेंगे। और इंशाल्लाह जी। जो है इसमें हम लोग स्टूडेंट्स की गाइडलाइंस के लिए मज़ीद वीडियोस भी आपके साथ मिलके बनाएंगे, और इस सब्जेक्ट के हवाले से भी और दूसरे सब्जेक्ट्स के हवाले से भी। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह थैंक फिर यू मुलाकात होती है। ओके सर। जी, थैंक यू अब्दुल राफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका।